मैं हूं संजीव शाह। हम बहुत ही डीप टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप भारत की राजनीति के ताने बाने और हमारे देश के नेताओं के बयानबाजी जरूर सुनते होंगे। इन्हीं में से एक है राहुल गांधी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंडिया 875 के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और बोलते हैं भारत एक राष्ट्र है ही नहीं, भारत एक राज्यों का संघ है। राहुल गांधी भारत को राष्ट्र मानने से इनकार करते हैं। पहले आप उनका ये स्टेटमेंट सुनिए। India is not described as a nation, it's described as a union of states. The exact line is India, that is Bharat, is a union of states. And the implication of that is that there is a ongoing negotiation between this union of states, right? So in the Congress party, we view India as a negotiation between its people. The RSS views India as a geographical entity. So that's the big difference. So for us, India comes alive when India speaks, and India dies when India goes silent. Okay? And what I see is going on is a systematic attack on the institutions that allow India to speak, right? Parliament. राहुल गांधी भारत का इतिहास नहीं जानते। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? संविधान के प्रस्तावना के अनुच्छेद 1 को पढ़कर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या संविधान इस बात को कहती है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है? चलिए हम समझते हैं। क्या संविधान में लिखने के बाद ही हमारा देश राष्ट्र बना? क्यों इससे पहले हमारा देश राष्ट्र नहीं था? इस मुद्दे को समझने के लिए हमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संघ का सहारा लेना पड़ेगा। यूएसए में 50 राज्यों साथ में आकर एक संधि से पूरा देश बनाया था, जबकि भारत में आज़ादी के बाद राज्यों में अपना संघ नहीं बनाया था। केंद्र ने सभी राज्यों को समाजवाद बल से भारत देश में यूनाइट किया था। संविधान निर्माता जानते थे कि इतने बड़े भारत देश और इतनी सारी विविधता को एक साथ में रखना मुश्किल है। अगर संघ राष्ट्र बनाते हैं तो राज्यों को ज़्यादा स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, जैसे अमेरिका में है। स्वतंत्रता के चलते राज्य का खुद का संविधान, ध्वज, नीति नियम होंगे। ये सब भारत की एकता को चोट पहुंचा सकते हैं और भविष्य में अलग राष्ट्र की मांग उठ सकती है। भारत में धार्मिक सांप्रदायिकता के कारण पाकिस्तान नाम का नया देश बनाना पड़ा था। इस वजह से संविधान निर्माता राज्यों को अपना विकास करने एवं संस्कृति को बनाने के लिए स्वतंत्रता देना चाहते थे, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह आगे चल के अलग राष्ट्र की मांग करे। हालांकि देश और लोगों को प्रशासन की सुविधा के लिए अलग अलग राज्यों में विभाजित किया जा सकता है। देश के एक अभिन्न संपूर्ण है। इसके लोग एक ही स्रोत से प्राप्त एक ही साम्राज्य के तहत रहने वाले एक ही लोग हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो बेहतर प्रशासन, विभाजन के कारक के रूप में इतिहास, सांस्कृतिक प्रथाओं और भाषा विज्ञान के लिए राज्यों में विभाजित है। उदाहरण के लिए मराठी ज़्यादातर महाराष्ट्र से संबंधित है। भारत को संवैधानिक रूप से राज्यों में विभाजित एक संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। कानून के अनुसार एक राज्य का नाम, अस्तित्व, सीमा को संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन द्वारा बदला जा सकता है। इसलिए संविधान निर्माता ने बीच का रास्ता अपनाकर संघवाद को भी संभाला और केंद्र के हाथ में ज़्यादा शक्ति देकर एकीकृत धारण भी अपनाई। अगर हम भारत के संविधान आर्टिकल 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ऐसा नाम लिखते तो कोई भी राज्य केंद्र के विरुद्ध कोर्ट में जाकर ज़्यादा स्वतंत्रता की मांग कर सकता था। इसी झमेले से बचने के लिए राज्यों का संघ लिखा गया, मतलब राज्यों का संघ भारत, जिसकी राहुल गांधी गलत व्याख्या करते हैं। इसे समझने के लिए हम भारत के इतिहास को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत एक राष्ट्र बना था। भले हम छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे, लेकिन भावनात्मक रूप से एक थे। इस भूमि में अनेक साम्राज्य आए और गए, तब भी हम एक थे। जब भारतीय संस्कृति की बात आती है, तब कई पश्चिम के विद्वान
इस व्याख्या को भूलकर यह मानने लगते हैं कि ब्रिटिश लोगों के कारण ही भारत में राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। राष्ट्रीयता की चेतना ब्रिटिश शासन की देन है और उससे पहले भारतीय इस चेतना से अनभिज्ञ थे, पर शायद यह सत्य नहीं है। जब हम भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो हम समझते हैं भारत अगर एक राष्ट्र नहीं है तो आप सभी से श्रोतागणों से मेरा एक प्रश्न है कि भारत को आज़ादी अलग अलग राज्यों ने दिलाई कि एक दृढ़ राष्ट्र भावना ने लोगों को एकजुट कर कर आज़ादी दिलाई। किसी भी विदेशी सत्ताधारी के लिए उसके सत्ता को पहली चुनौती राष्ट्रवादी ताकतों से मिलती है। इसलिए अंग्रेज इस धारणा को मजबूत करना चाहते थे कि भारत कभी एक राष्ट्र है ही नहीं। अंग्रेज ये सोचते थे कि ये कल्पना एक बार सिद्ध हो जाए तो राष्ट्रवादी सिद्धांत पनप ही नहीं सकेगा। इस अंग्रेजी सिद्धांत के हिंदुस्तान में सबसे बड़े समर्थक वामपंथी ताकतें रहे। भारत के संबंध में भारतीय इतिहास की अज्ञानता और उसकी अस्पष्ट समझ के कारण अंग्रेजों ने राष्ट्र के रूप में भारत को समझने से इनकार कर दिया, या कहे कि वे राजनीतिक उद्देश्य के कारण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना या समझना चाहते ही नहीं थे। इसलिए वे कहते थे कि भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। 1942 में आज़ादी के पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत कर भारत विभाजन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया था। आगे 1946 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारत को 17 टुकड़ों में बांटने का सुझाव पेश किया था। इनका एक ही उद्देश्य था कि भारत टुकड़े टुकड़े में बंट जाए तो छोटे राज्य में कम्युनिस्टों को हिंसक क्रांति को सफल बनाना आसान होता है। इसलिए जब अंग्रेजों ने स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान के बंटवारे के साथ साथ स्थानीय राजाओं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो कम्युनिस्टों का प्रसन्न होना स्वाभाविक था, परंतु सरदार पटेल के सख्त रवैये के कारण अंग्रेजों और कम्युनिस्टों का खेल चल नहीं पाया। इसलिए सरदार पटेल हमेशा इनके आंखों की किरकिरी बने रहे। भारत के लंबे इतिहास में आधुनिक काल में भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में राष्ट्रीयता की भावना का विशेष रूप से विकास हुआ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से एक ऐसे विशिष्ट वर्ग का निर्माण हुआ जो स्वतंत्रता को मूल अधिकार समझता था और जिससे अपने देश को अन्य पाश्चात्य देश के समक्ष लाने की प्रेरणा थी। पाश्चात्य देशों का इतिहास पढ़कर उसमें राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। इसका तात्पर्य नहीं है कि भारत के प्राचीन इतिहास से नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी प्रेरणा नहीं मिली। क्रमशः भारत की राष्ट्रीय चेतना वेद काल से अस्तित्वमान है। अर्थवेद के पृथ्वी सूतक में धरती माता का यशोगान किया गया है। माता भूमि पुत्रो हो पृथ्व्या, मतलब भूमि माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। विष्णु पुराण में तो राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भाव और अपने चरम उत्कर्ष पर दिखाई देता है। इसमें भारत का यशोगान पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में किया गया है। अत्रापि भारत श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महागणे यतो हि कर्म भूरेशा हातोन्या भोग भूमया गायन्ति देवा किल गीतकानि धायंस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापस्वर्गास्पद मार्गे भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। मतलब भारत के बारे में विष्णु पुराण में लंबी व्याख्या की गई है। इसी प्रकार वायु पुराण में भारत की अद्वितीय कर्म भूमि बताया है। भागवत पुराण में तो भारत भूमि को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र भूमि कहा गया है। इस पवित्र भारत भूमि पर तो देवता भी जन्म धारण करने की अभिलाषा रखते हैं ताकि सकर्म कर वैकुंठ धाम प्राप्त कर सके। कदा वयम हि लप्स्यामो जन्म भारत भूतले कदा पुण्यन महता प्राप्स्याम परम पदम। महाभारत के भीष्म पर्व में भारतवर्ष की महिमा का गान इस प्रकार किया गया है। अत्र ते कृतिष्यामि वर्ष भारत भारतम प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनोवैवस्य तस्य अनेश्च महाराज क्षत्रियारना बलियशाम सर्वेशाम राजेंद्र प्रिय भारत भारताम। गरुड़ पुराण में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अभिलाषा कुछ इस प्रकार व्यक्त हुई है। स्वाधीन वृत्त साफल्य न पराधीन न वृत्तिता ये पराधीन कर्मानो जीवन तपीते मृता।
रामायण में रावण वध के पश्चात भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, अपि सर्वमयि लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गदपि गरीयसी। मतलब भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका स्वर्णमयी है तथापि मुझे इसमें रुचि नहीं है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। हमारे वैदिक स्क्रिप्चर कई बार भारत भूमि को एक राष्ट्र के रूप में व्याख्या करते हैं। हमारे शास्त्र तो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत क्या है, लेकिन सो कॉल्ड सेकुलर लोग भारत को एक जमीन के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं समझते। वास्को डी गामा और कोलंबस भी भारत की समुद्री रास्तों की खोज में निकले थे, ना कि केरला और बंगाल को। राहुल गांधी कैसे बोल सकते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है? भारत के महान सपूतों ने भारत की व्याख्या एक महान राष्ट्र के रूप में करते थे, अपितु राष्ट्र शब्द से संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, भाषा, इतिहास, इन 5 विषयों का बोध होता है। यह मिलकर जिस भूखंड के अवयव बनते हैं वही राष्ट्र कहलाता है। आचार्य चाणक्य विश्व प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ व अर्थशास्त्री होने के साथ साथ आध्यात्मिक ग्रंथों के मनीषी, साधक एवं तपस्वी थे। राष्ट्र की सुदृढ़ता, स्थिरता हेतु आचार्य चाणक्य का चिंतन बड़ा गहन था। अखंड भारत बनाना आचार्य चाणक्य का स्वप्न था, परंतु उस समय राष्ट्र दयनीय स्थिति से गुजर रहा था। चारों तरफ राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता तथा सामाजिक अशांति फैली हुई थी। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था और दूसरी ओर नंदवंश का अयोग्य शासक धनानंद भोग विलास की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। ऐसी विकट परिस्थितियों में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना और उसमें पराक्रम, शौर्य, वीरता तथा आध्यात्मिक आत्मबल का संचार किया और संपूर्ण भारत की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित किया। राष्ट्रीय स्वाभिमान, स्वाधीनता एवं संस्कृति की रक्षा हेतु आचार्य चाणक्य ने भीषण संकटों का सामना किया। इन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त को छात्र बल एवं ब्रह्म बल के संतुलन एवं संगठन का मंत्र दिया। आचार्य का मानना था कि जिस राष्ट्र में पराक्रम, वीर योद्धा, शास्त्रों में पारंगत क्षत्रिय हो तथा उनके साथ साथ ब्रह्म शक्ति से युक्त मार्गदर्शन करने वाला अध्यात्मवेत्ता विद्वान हो, वो राष्ट्र कभी भी पराजित नहीं हो सकता। पंडित चाणक्य जब तक्षशिला में पढ़ाते थे तभी अलग अलग जनपदों से आए स्टूडेंट को भारत भूमि के राष्ट्र बनने की जिक्र करते थे। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवादी थे, परंतु उनका राष्ट्रवाद समावेशी और करुणामय था। जब भी वे देश के भ्रमण पर निकलते, वे घोर गरीबी, अज्ञानता, सामाजिक असमानताओं को देखकर दुखी हो जाते थे। वे भारत के लोगों को एक नई ऊर्जा से भर देना चाहते थे। वे चाहते थे कि अध्यात्म, त्याग और सेवा भाव को राष्ट्रवाद का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने भारत के लिए एक आध्यात्मिक लक्ष्य निर्धारित किया था। स्वामी विवेकानंद जी कहते आगे, हर राष्ट्र की एक नियति होती है जिसको वह प्राप्त होता है। हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है जो उसे पहुंचाना होता है। हर राष्ट्र का एक मिशन होता है जिसे उसे हासिल करना होता है। हमें हमारी नस्ल का मिशन समझना होगा, उस नियति को समझना होगा जिसे हमें पाना है। राष्ट्रों में हमारा क्या स्थान हो, हमें वो समझना होगा और विभिन्न नस्लों के बीच सौहार्द बढ़ाने में हमारी भूमिका को जानना होगा। राष्ट्रवाद पर विवेकानंद के विचार भौगोलिक या राजनीतिक या भावनात्मक एकता पर आधारित नहीं थे, न ही इस भावना पर कि हम भारतीय हैं। राष्ट्रवाद पर उनके विचार गहन आध्यात्मिक थे। उनके अनुसार यह लोक का आध्यात्मिक एकीकरण, आत्मा की आध्यात्मिकता जागृति था। उन्होंने प्रचलित विविधता को विभिन्न आधारों पर पहचाना और सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रवाद पश्चिम की तरह पृथकवादी नहीं हो सकता। उनके अनुसार भारतीय लोग गहन धार्मिक प्रकृति के हैं और एकजुट होने की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रीय आदर्शों के विकास से उद्देश्य और कार्यवाही में एकता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने करुणा, सेवा और त्याग को राष्ट्रीय आदर्शों के रूप में मान्यता दी। इसलिए विवेकानंद के लिए राष्ट्रवाद सार्वभौमिकता और मानवता पर आधारित था। उनका मानना था कि प्रत्येक देश में एक ऐसा प्रभावी सिद्धांत होता जो उस देश के जीवन में समग्र रूप से परिलक्षित होता है, और भारत के लिए यह धर्म था। धर्मनिरपेक्षता पर आधारित पश्चिमी राष्ट्रवाद के विपरीत
स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद का आधार धर्म, भारतीय आध्यात्मिकता और नैतिकता थी। भारत में आध्यात्मिकता को सभी धार्मिक शक्तियों के संगम के रूप में देखा जाता है। यह माना जाता है कि यह इन सभी शक्तियों को राष्ट्रीय प्रवाह में एकजुट करने में सक्षम है। उन्होंने मानवतावाद और सार्वभौमिकता के आदर्शों को भी राष्ट्रवाद के आधार के रूप में स्वीकार किया। इन आदर्शों ने लोगों का स्वप्रेरित बंधनों और उनके परिणामी दुखों से मुक्त होने हेतु पथ प्रदर्शन किया है। चैतन्य महाप्रभु की पुस्तक श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, भारत भीमते हेला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर उपकार। महाप्रभु कहते हैं, जिसने भारत की भूमि मतलब भारत वर्ण में एक इंसान के रूप में अपना जन्म लिया है, उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्य सभी लोगों के लिए लाभ का काम करना चाहिए। मतलब हमें समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं। महाप्रभु भी अखंड भारत की बात कर रहे हैं, ना कि कोई एक स्पेसिफिक राज्य के बारे में बता रहे हैं। और भारत के लोग वर्ष या भूमि की बात कर रहे हैं, भारत भूमि की गौरव की बात कर रहे हैं। अंग्रेज जानते थे कि किसी भी देश को कमजोर करना है तो उसकी संस्कृति, उसके राष्ट्रवाद और उसके अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया जाए। इसी षड्यंत्रकारी विचार के तहत अंग्रेजों ने भारत को कमजोर करने के लिए कुछ भ्रम फैलाने शुरू किए। पहला भ्रम, भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं रहा। वे बार बार यह बताने की कोशिश करते हैं कि यह तो अंग्रेजों की देन है कि वे भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वरूप दे रहे हैं। और दूसरी बात, भ्रमपूर्ण थ्योरी को कि आर्य बाहर से आए हैं, ऐसा भ्रम फैलाकर अंग्रेज आर्यों को भी अपने जैसा आक्रमणकारी सिद्ध करने में लगे रहे। तीसरी बात, भारत समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, असभ्य है, अंधविश्वासी, जाति पाति के कारण आपस में लड़ने वाला, जादू टोने पे विश्वास करने वाले लोग, ऐसे पिछड़े समाज को अंग्रेजों ने सभ्य बनाया। और चौथी बात है कि भारत जाति व्यवस्था में उलझा है, यह एक समाज की बुराई है। पांचवी बात, अछूत, यह आर्य आक्रमण से जुड़ी हुई घटना है। आर्यों ने विजित लोगों को अछूत बनाया। अंग्रेजों की ये पॉलिसी हमें गुलाम राष्ट्र के रूप में बनाकर रखा था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों की सोच राहुल गांधी के पास रह गई। इसलिए तो राहुल गांधी की समझ भारत को राष्ट्र मानने से इनकार करती है। फ्रेंड, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हम उनकी सोच नहीं भुलाए जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में मानने से इनकार करते थे। दक्षिण में रामेश्वर से लेकर उत्तर में केदारनाथ और पश्चिम में सोमनाथ से लेकर पूरब में बैजनाथ, हम भगवान शिव को एक ही भाव से पूजते हैं, लेकिन हम कोई भेद नहीं करते हैं। रामायण और महाभारत से लेकर अशोक सम्राट तक हमारी गाथा अखंड भारत की गाथा है। भारत ही एक राष्ट्र है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, जो पूरे विश्व के कल्याण की, सबके खुशी होने की, सबके रोग मुक्त होने की, सबके जीवन मंगलमय होने की और सभी के खुशी होने की कामना करता हो, जो पूरे विश्व को एक परिवार की सिद्धांत से बांधता हो। ऐसी महान सभ्यता वाले भारत को राष्ट्र ना बोलना उन्हें गाली देने के बरोबर होगा। हमारा देश भौगोलिक रूप से, भाषा के रूप से और वर्ण के रूप से और कल्चर के रूप से अलग अलग हो, लेकिन हम सनातन धर्म के धागे से बंधे हुए हैं। इतने बड़े नेता राहुल गांधी जब भारत को राष्ट्र के रूप में नहीं मानते, उनको इस पे विचार करना चाहिए कि संविधान देश के लोगों से बनता है, न कि संविधान देश बनाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।